मेथोलॉजी के आज मानदंडों की रूपावली करेंगे और ये मानदंडों की रूपावली संस्थात्मक और व्याख्यात्मक प्रकार की है। इसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एथनो मेथोलॉजी के अंदर मानदंडों की रूपावली का किस रूप में प्रयोग होता है। पहले तो हम ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर देख लें मानदंड क्या होते हैं। मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत वे आधार नियम है जिनके आधार पर व्यक्ति समाज में अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है, अर्थात समाज के द्वारा बनाए गए वे नियम जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त सामाजिक व्यवहार संचालित होते हैं। ये मानदंड अलग अलग भूमिकाओं व स्थितियों में व्यवहार को संचालित करने का मार्गदर्शन करते हैं। और आप लोग ने ये अपने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा है कि हम अपनी भूमिकाओं का पालन किसकी सहायता से करते हैं। हम अपनी भूमिकाओं का पालन मानदंड की सहायता से करते हैं। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि मानदंड अलग अलग भूमिका और अलग अलग सिचुएशंस में हमारे व्यवहार को संचालित करने में हमारी सहायता करता है। मानदंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है। वह क्या कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले मानदंड का संबंध भूमिका, स्थिति, सामाजिक संरचना व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यानी मानदंड का निर्माण कौन करता है। मानदंड संस्कृति के द्वारा निर्मित होते हैं। मानदंड सामाजिक संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं। मानदंड हर व्यक्ति को अपनी भूमिका की पालना में सहायता प्रदान करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है, कैसे स्थिति में, अलग अलग सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को व्यवहार कैसे करना है, इसकी सहायता हमें मानदंड के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरा, मानदंड का प्रस्तुतिकरण सामान्य के स्तर पर है, न कि व्यक्ति विशेष के स्तर पर। अर्थात जो मानदंडों का निर्माण किया जाता है और मानदंडों को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसकी नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो जनरल कैरेक्टर का है, विशेष कैरेक्टर का नहीं है। यानी ये सामान्य तौर पर, यानी सभी व्यक्तियों को उस परिस्थिति में, उस स्थिति में सभी को उस प्रकार का व्यवहार करना निश्चित होना चाहिए, ये मानदंड बतलाता है। तो मानदंड सामान्य स्थिति की बात करता है, व्यक्ति विशेष से इसका सरोकार नहीं है। मानदंड समाज के द्वारा निर्धारित और स्वीकृत होता है। यह आपको पता ही है कि मानदंड का निर्माण समाज करता है और उसको स्वीकृति भी वही प्रदान करता है। जब तक समाज उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा वो मानदंड की श्रेणी में नहीं आ सकता। और फिर मानदंड समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया से मानदंड को अपने अंदर आत्मसात कर लेता, फिर उनके अनुसार व्यवहार करता है। मानदंड समाज की व्याख्या व नियम के आधार स्तंभ है। यानी जब भी हमें समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है, समाज का नियमन करना है, उसके लिए मानदंडों का होना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में मानदंड के दो पक्षों की बात की गई। जब अब हम किस पर आते हैं, अब हम एथनोमेथोलॉजी में किस प्रकार से मानदंडों का प्रयोग होगा, या समाजशास्त्र में जब अलग अलग विचारधारा के लोग अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मानदंड के दो पक्ष हैं। एक को हम मानदंड का संस्थात्मक पक्ष यानी मानदंडात्मक रूपावली या नॉर्मेटिव पैराडाइम कहते हैं। दूसरा है मानदंड का व्यवहारिक पक्ष, व्यवहार पक्ष, जिसे हम व्याख्यात्मक रूपावली कहते हैं या इंटरप्रेटिव पैराडाइम कहते हैं। तो दो प्रकार के मानदंडों की रूपावली है, एक संस्थात्मक रूपावली है और एक व्याख्यात्मक रूपावली है। मानदंडों का संस्थात्मक पक्ष साधारण, व्यापक, अव्यक्तिगत व अमूर्त है। यानी जब हम संस्थात्मक पक्ष की बात करते हैं कि मानदंड संस्था में पाए जाते हैं तो वे साधारण यानी सभी लोगों में पाए जाते हैं, साधारण प्रकृति के होते हैं, व्यापक होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, अव्यक्तिगत होते हैं, व्यक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है, अव्यक्तिगत होते हैं, इसके साथ कोई भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं, और अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो इन्होंने कहा मानदंड की जब भी संस्थात्मक पक्ष की बात करेंगे तो उसकी विशेषता क्या है कि वो साधारण है, व्यापक है, अव्यक्तिगत है और अमूर्त है। और आप देखेंगे इसका प्रयोग अधिकांश संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में किया जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष भी है जिसको हम इंटरप्रेटिव पैराडाइम कहते हैं। सिकोरल ने इसकी व्याख्या की है। व्याख्यात्मक पक्ष व्यक्ति विशेष का स्थिति विशेष में यथार्थ के स्तर पर घटित व्यवहार का प्रक्रियात्मक पक्ष है।
जब हम इंटरप्रेटिव पैराडाइम की बात करते हैं या व्याख्यात्मक रूपावली की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति विशेष के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको हम व्याख्यात्मक रूपावली की श्रेणी में रखेंगे। यह प्रक्रियात्मक पक्ष, यथार्थ पक्ष है। यानी आप इसको साधारण शब्दों में समझें तो आप मान सकते हैं कि नॉर्म्स के दो पक्ष होते हैं, एक आइडियल होता है और एक रियलिटी बेस्ड होता है। जिस प्रकार डेविस ने परिस्थिति और भूमिका की बात की थी तो दो प्रकार की भूमिकाएं बताई थी, एक तो आदर्श भूमिका बतलाई थी, एक यथार्थ भूमिका बतलाई थी। तो मानदंडात्मक में जो संस्थात्मक पक्ष है वो हमारी आइडियलिक आदर्शात्मक भूमिका है और जो व्याख्यात्मक पक्ष है वो हमारा यथार्थ भूमिका है, उसको यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष स्थिति में जो व्यवहार करता है वो उसको हम व्याख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सिकोरल के अनुसार व्याख्यात्मक रूपावली अन्वेषण के संदर्भ को महत्व देते हुए उनको अपनी अपनी उपयोगिता के दृष्टिकोण से प्रयुक्त करते हैं। यहाँ सिकोरल ने कहा है कि व्याख्यात्मक रूपावली किसी भी घटना को समझने के लिए, किसी भी घटना को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अपने दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता है। सामाजिक मानदंड निजी व्यवहार के संदर्भ में यथार्थ के स्तर पर एक ऐसा स्वरूप ले लेते हैं जिससे उसमें व्यक्ति का अपना पक्ष स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन्होंने कहा जो सामाजिक मानदंड है, जिनको हमने सामान्य कहा है, जिन्हें हमने व्यापक कहा है, जिसे हमको साधारण कहा है, लेकिन जब व्यक्तिगत स्तर पर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक मानदंड व्यक्ति के निजी व्यवहार में एक अपना अलग स्वरूप ले लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति उनको अपने हिसाब से उनका प्रयोग करता है और उससे व्यक्ति का जो अपना पक्ष होता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिकोरल के अनुसार व्याख्यात्मक पद्धति अन्वेषण के संदर्भ में एक अंतर्दर्शीय अभिमुखन प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार प्रतिदिन की सामाजिक क्रियाओं में समाज के द्वारा प्रदत्त मानदंड जिसके अंतर्गत कहाँ कब क्या करना चाहिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्याख्यात्मक पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति उन नियमों को अपनी स्थिति में उनकी सार्थकता के अनुरूप क्रियान्वित करता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सिकोरल के दृष्टिकोण से दोनों में अंतर समझेंगे। संस्थात्मक रूपावली जो है वो हमारे सामने एक पैरामीटर प्रस्तुत कर देती है, कब क्यों और कैसे करना है वो हमारे सामने बताता है। कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कहाँ पर है, कौन सी सिचुएशन है तो वहाँ कैसा व्यवहार होगा, कब कैसा व्यवहार करना है, किसी के घर जाते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब हमारे प्रदत्त मानदंड कहलाते हैं जिसको हम संस्थात्मक मानदंड कहते हैं। लेकिन व्याख्यात्मक मानदंड में क्या होता है, व्यक्ति अब निर्धारित करता है, व्यक्ति अब खुद ऑल्टरनेट चूज करता है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की डिमांड के अनुसार वो मानदंडों का चुनाव करके उनमें परिवर्तन करके उसको अपने अनुरूप उसको क्रियान्वित करता है। वो उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करता, बिकॉज विद द सिचुएशन थिंग्स चेंजेस, विद द सिचुएशन मानदंड भी बदलते हैं, तो व्यक्ति अपनी भूमिका और स्थितियों में जो परिवर्तन आता है उनके अनुसार वह उनको परिवर्तित भी कर लेता है। इन व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाला कर्ता अंतः दर्शन के आधार पर अपने व्यवहार को नियमित करने का प्रयास करता है। अंतः दर्शन यानी कर्ता स्वयं देखता है कि उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उसी के अनुसार वह मानदंडों को परिवर्तित भी करता है। उदाहरण के लिए आप क्लास के अंदर बैठे हैं और सडनली आपका मोबाइल आ जाता है। मानदंड तो ये कहते हैं कि आप कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपका मोबाइल साइलेंट पर होना चाहिए, लेकिन और आपको मोबाइल अटेंड नहीं करना चाहिए, कक्षा में आपको एकाग्रचित्त होकर काम पढ़ना चाहिए। लेकिन अचानक आपका कोई मोबाइल वाइब्रेटिंग मोड पर है और आपका मोबाइल आ जाता है। अब आप ये तय करते हैं मुझे अपने मानदंड का पालन करना है कि नहीं करना है तो किस स्तर पर करना है। तो हो सकता है कि आपका वो फ़ोन बहुत अर्जेंट हो तो आप अपने टीचर को बोल के चुपचाप कमरे के बाहर निकल जाते हैं। अब आपने क्या किया, आपने मानदंड में संशोधन कर लिया, आपकी स्थिति बदली, स्थिति और आवश्यकता बदली, उस आवश्यकता के अनुसार आपने अपने मानदंड को बदल लिया। तो इन्होंने कहा इसको हम व्याख्यात्मक रूपावली कहते हैं। व्याख्यात्मक तरीका यह है कि व्यक्ति अपनी क्रिया को करने के लिए मानदंडों को डिमांड के अकॉर्डिंग उनको बदल लेता है।
साधारण नियमों को विशिष्ट स्थिति में किस तरह से लागू किया जाता है, इसका निर्धारण व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साधारण नियमों को विशिष्ट स्थिति में किस तरह से लागू किया जाएगा, यह व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा ही तय करता है और इसको हम व्याख्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं। सिकोरल व्याख्यात्मक पद्धति की 6 विशेषताएं का उल्लेख करते हैं। वे विशेषताएं क्या हैं? परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, प्रभाती अभिग्रहण द एक्सेट्रा अजम्पशंस, भूत लक्ष्यी पुरोलक्ष्यी घटन का बोध, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव सेंस ऑफ अकरेंस, सामान्य स्वरूप नॉर्मल फॉर्म्स, वार्ता अनुचिंतन के रूप टॉक इटसेल्फ एज रिफ्लेक्सिव, वर्णनात्मक शब्दावली सूचक अभिव्यक्ति के रूप, डेस्क्रिप्टिव वोकैबुलरीज एज इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर पहले मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता क्या होती है। परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता का अभिप्राय किसी भी घटना को देखने का नज़रिया, कर्ता और सामने वाला जो ऑल्टर है, उन दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना होगा, परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। जब ए बी के और बी ए के परिप्रेक्ष्य को समझता है, उसको हम परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता कहते हैं। प्रभाती अधिग्रहण, प्रभाती अधिग्रहण में हम सामने वाले व्यक्ति को इतनी सहजता से जानने लगते हैं, इतनी सरलता से जानने लगते हैं कि उसके चेहरे के हाव भाव और उसके अधूरे शब्दों का हम पूरा अर्थ समझने लगते हैं। भूत लक्ष्य प्रोलक्ष्य घटन का बोध, यानी हम जब किसी घटना को देखते हैं तो हम उसको वर्तमान काल में जो घटना घटित हो रही है, हम उसको भविष्य के साथ में या भूतकाल के साथ में जोड़ते हैं। सामान्य स्वरूप, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको समझने के लिए उनका एक सामान्य स्वरूप भी होता है, उसके द्वारा हम उस घटना को समझ सकते हैं। वार्ता अनुचिंतन के रूप में, यानी जो हम बातचीत करते हैं उस बातचीत के आधार पर भी उसका चिंतन करके भी हम घटना को समझ सकते हैं। और वर्णनात्मक शब्दावली सूचक अभिव्यक्ति के रूप में, यानी जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का क्या अर्थ है उसको भी समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में ये देखा कि सिकोरल किस प्रकार से व्याख्यात्मक पद्धति की बात करते हैं जब वो एथनोमेथोलॉजी में रोज की घटनाओं के अध्ययन की चर्चा करते हैं, और उन्होंने इसकी 6 प्रकार की विशेषताएं बतलाई हैं।